अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी ट्रेनिंग मोस्टली अब्रॉड हुई है। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंग्लैंड चली गई। वहाँ से मैंने MRCUG किया, DFFP किया और FRCUG किया। पाकिस्तान आने से पहले तकरीबन 10 साल मैं वहाँ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी। मुझे पाकिस्तान आए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और आजकल मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, अल राज़ी हॉस्पिटल में और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे हैं और ये है मांझपन। ज़्यादातर कपल्स जो हमारे पास गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस में आते हैं उनमें ज़्यादा तादाद होती है उन कपल्स की जिनको बच्चा कंसीव करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो या जिनको कंसेप्शन के बाद मिसकैरेजेस हो रही हो या अलाइव बेबी हासिल करने में दुश्वारी का सामना। फीमेल की बात करते हैं तो औरतों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो काउंट करती हैं एक कंसेप्शन के लिए। शुरू करते हैं ऊपर से, यानी कि उसका हार्मोनल सिस्टम। सबसे पहले आता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो उनकी जो अंडेदानियाँ होती हैं या एग्स बनाने वाला पार्ट होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, अंडे बनते हैं। अब औरतों के अंडे जो हैं हर माह रिलीज़ होते हैं और अगर ये अंडे रिलीज़ नहीं होते तो भी कंसेप्शन होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह दूसरा पार्ट आता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी चंद बेसिक चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो रहम की शक्ल है या जो रहम की शेप है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों का रहम एंटीवर्टेड होता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है और रहम जो सर्विक्स यानी कि जो रहम का मुंह है उसका रुख डाउनवर्ड होता है। ये चीज़ नॉर्मल है, बहुत बिल्कुल ही नॉर्मल है और तकरीबन 70% औरतों में सर्विक्स इस तरह की ही होती है कि सर्विक्स का मुंह नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अगर आप कि सर्विक्स का मुंह नीचे की तरफ है तो जो फर्टिलाइजेशन वाले डेज़ हैं या जिन डेज़ में आपको ओव्यूलेशन हुई भी है और आप वो अवेल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप यूरिन वगैरह करके फारिग होके लेटें और सेक्स के बाद उसी तरीके से सो जाएं। अगर आप सेक्स के फ़ौरन बाद उठ के अपना वॉशरूम जाती हैं, फ़ौरन ही उठ के आप अपने आप को यूरिन करती हैं, फिर अपने आप को वॉश करती हैं तो ऑफ कोर्स ज़्यादातर सीमन वो बाहर भी निकल जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ एक स्पर्म चाहिए होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो स्पर्म्स तो मिलियंस के हिसाब से होते हैं, बहुत जल्दी से अपना रास्ता अंदर की तरफ बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्टी हो रही है प्रेग्नेंट होने में तो सबसे पहले आप अपना पोस्चर ठीक करें, यानी कि जो सेक्स की पोजीशन है और उसके बाद अपना बेड में रेस्ट करना, इस चीज़ को ठीक करें। नंबर 2, तकरीबन 30% औरतों में रहम का मुंह उल्टा होता है, लेकिन ये भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें कोई घबराने की बात या कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि रहम की जो बॉडी है वो नीचे की तरफ होती है ढलकी हुई और रहम की जो मुंह है यानी कि जो सर्विक्स है वो ऊपर की तरफ होता है। तो अगर उस सूरत में अगर आप सेक्स करती हैं और सीमन जो है उसकी डिपोजिशन होती है तो वो आमतौर पर पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जो निचला हिस्सा होता है वजाइना का उसमें ही होगी। तो बाज़ दफ़ा स्पर्म के लिए मुश्किल होता है कि वो ऊपर जाए और जाके रहम के मुँह के ऊपर जाके अपना जगह बना पाए। तो उस तरह की सूरत में मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो औरतें जिनका रहम उल्टा है उनको चाहिए कि वो सेक्स के बाद उल्टी पेट के बल सोएं और कोशिश करें कि तकिया अपने पेल्विस के नीचे रख लें ताकि आपकी पेल्विस थोड़ी सी उठी हो और जो आपका रहम का मुंह है वो आपके हस्बैंड के सीमन में डिप कर जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई पोजीशंस। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ इस वीडियो पे आ जाते हैं, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि बाज़ारों में अवेलेबल हैं जो कि क्लेम करते हैं कि जी हम अगर आप ये दवाई खाएंगे तो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर आप ये चीज़ लेंगे तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको चंद चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो वो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। विटामिन बी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए। इसमें से ख़ास तौर पे विटामिन B6 और B9 और B12
B9 ज़्यादातर फोलेट्स होते हैं। इसकी जो सस्ती फॉर्म की गोली मिलती है आमतौर पे बाज़ार में, वो है फॉलिक एसिड के नाम से। अब फॉलिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर जाके आमतौर पे फोलेट्स में कन्वर्ट होता है, और फिर वो फोलेट जो है वो यूजेबल फॉर्म होता है और वो जाके एक्ट करता है। वो आपके जो एग्स हैं उनको वेयर एंड टियर से बचाता है, उनको ब्रेकेज से बचाता है। उसके अलावा जो आपके मेल के जो स्पर्म्स बन रहे हैं उसको भी वो ब्रेकेज से बचाता है, उसकी वेयर एंड टियर से बचाता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है। इसी तरह से विटामिन B12 है। B12 भी बहुत ही अच्छा है और वो स्पर्म की मोटिलिटी भी इंक्रीज़ करता है। फिर हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी विटामिन ऐसी हैं जो आपको खानी चाहिए अपनी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसमें आ जाता है विटामिन C। विटामिन C बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रेप फ्रूट में भी विटामिन C है, ऑरेंजेस में भी विटामिन C है, लेमन में भी विटामिन C है। लेकिन आप विटामिन C ओवर द काउंटर भी खरीद सकते हैं। सपोजिंगली आपको एक्सेस नहीं है उन फ्रूट्स की, या मौसम नहीं है उन फ्रूट्स का जिनके अंदर विटामिन C ज़्यादा है, तो आप बाज़ार से भी विटामिन C ले सकते हैं। बहुत सी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए। वो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोएंजाइम Q10। CoQ10 के नाम से अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें, और ये मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। ये स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज़ करती हैं। अगर मेल पार्टनर में इसका लेवल हाई होगा तो चांस है कि स्पर्म की क्वालिटी बेटर होगी, स्पर्म की मूवमेंट बेटर होगी, स्पर्म की कंसंट्रेशन बेटर होगी। इसीलिए आपके डॉक्टर्स आमतौर पे आपको CoQ10 की टैबलेट्स एडवाइस करते हैं। फिर है विटामिन D। अच्छा, विटामिन D भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क में हालांकि इतना ज़्यादा सन है और इतना अच्छी एनवायरनमेंट है कि वेस्ट में तो लोग तरसते हैं सन के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली औरतें सन से पर्दा करती हैं, इसलिए कि कॉम्प्लेक्शन ना ख़राब हो जाए, हमारा रंग जल जाएगा, तो हर बंदा अवॉइड करता है। बाहर निकलते हैं तो जी अपने मुंह को बिल्कुल ढक के निकलते हैं, हाथ पैरों को ख़ास तौर पे ख्याल करते हैं कि जी काले ना हो जाएं। तो उससे क्या होता है कि विटामिन D की कमी हो जाती है। हमारी एशियन पॉपुलेशन, ज़्यादातर एशियन पॉपुलेशन जो है उसमें विटामिन D की बेहद डेफिशिएंसी है। तो विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा एग बनाने के लिए और अच्छा स्पर्म बनाने के लिए। अब मैं ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल्स के लिए भी हैं। तो मर्द हजरात जो हैं वो भी अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। स्मोकिंग जो है आपके लिए बेहद ख़राब है, क्योंकि स्मोकिंग से भी स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। अल्कोहल बहुत ख़राब है। उसके बाद आयरन की डेफिशिएंसी जो है दैट कैन ऑल्सो, वो भी बाज़ दफ़ा ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम्स कर सकती है। वो भी अगर आदमियों में भी आयरन की कमी हो तो उसकी स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। फिर सेलेनियम है। सेलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ट्यूना फिश में मिल जाएगा, श्रिम्प्स में मिल जाएगा, सैंड्रिन की फ़िश जो एक टाइप ऑफ फ़िश है उसके अंदर मिल जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा सेलेनियम जो है आपको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में फार्मेसी से भी अवेलेबल होगा। फिर जिंक है। जिंक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप अपनी अगर सब इसकी सप्लीमेंट्स आप तो जब यूज़ करें तो आपकी ओव्यूलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो जब भी आप अपने लिए कोई ओवर द काउंटर आप कोई विटामिन्स या कोई सप्लीमेंट्स ढूंढने के लिए जाएं तो आप कोशिश करें कि आप वो सप्लीमेंट्स चूज़ करें जिनके अंदर जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 ये चीज़ें शामिल हैं और आयरन भी शामिल है। तो ये वो सप्लीमेंट आपके लिए परफेक्ट सप्लीमेंट होगा। और उसके अलावा वो सप्लीमेंट्स जिसमें CoQ10 है वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप उनको भी अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। थैंक यू। है कि पैसेजेस यानी कि रास्ते, क्या रास्ते खुले हैं कि जिनके थ्रू स्पर्म्स को जगह मिले और वो ट्यूब्स में से जाके उन एग्स को फर्टिलाइज़ कर सकें, और फिर वो फर्टिलाइज एग्स वापस उन रास्तों के थ्रू यूट्रस के अंदर आके अपने जो बेड है, यूट्रस की जो लाइनिंग ऑफ द वूम होती है वो बेड कहलाती है, कि उस बेड में वो एग आके फर्टिलाइज एग आके इम्प्लांट हो सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नंबर पे जो बात आ गई वो है पैसेजेस। तो अगर पैसेजेस खुले नहीं हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है और छोटे फैक्टर्स। वो हो सकते हैं कि यूट्रस की शेप क्या है, यूट्रस की पोजीशन क्या है, सर्विक्स की पोजीशन क्या है। उसके बाद जो सर्विक्स यानी कि रहम का जो मुंह होता है उसके अंदर थोड़ी सी म्यूकस होती है, म्यूकस प्लग मौजूद होता है, उस म्यूकस प्लग की कंसिस्टेंसी क्या है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं किसी भी कपल को की फर्टिलिटी को जांचने में।
अगर सर्वाइकल म्यूकस सपोजिंगली बहुत थिक है तो मुमकिन है कि स्पर्म्स उसको पेनिट्रेट ना कर सकें और वो अपने रास्तों पे सही ना पहुंच सकें। तो इसीलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इन नेचुरली फर्टिलिटी को का चांस इंक्रीज़ करें, या वो चीज़ें आप अपनी डाइट में से अवॉइड करें जो आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं, या वो चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि आपके एग्स को बेटर बना सकती हैं और इसी तरह आपके पार्टनर यानी आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को भी बेटर बना सकती हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आया कि हम फर्टाइल टाइम को सही अवेल करते हैं कि नहीं। अब एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ इस वक्त कि तकरीबन 25% कपल्स लकी इनफ होते हैं कि वो शादी के पहले 3 महीनों में ही कंसेप्शन हो जाए। बाकी जो 75% कपल्स हैं उनको टाइम लग सकता है तकरीबन 6 माह से 1 साल तक। तो वो कपल्स जिनको पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी नहीं होती उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेचुरली जब सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हों उस सूरत में भी बाज़ कपल्स को प्रेग्नेंट होने में या कंसीव करने में तकरीबन 6 माह से 1 साल तक का वक्फा लग सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है। फर्टाइल पीरियड वो होता है कि जिस दौरान सेक्स करने से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अच्छा, ज़्यादातर एक मिथ है, लोग देखते हैं कि जी अच्छा आज मुझे पीरियड्स आए हैं तो इससे 12वां दिन या इससे 14वां दिन या इससे 13वां दिन जो है उसमें मेरा एग मैच्योर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें हर औरत की साइकिल के मुताबिक फर्टिलिटी टाइम को डिटरमाइन करना होता है। फर्टिलिटी टाइम यूजुअली आपको पीरियड्स जिस दिन आते हैं उससे पहले 12 या 14 दिन पहले वाला टाइम आपका फर्टिलिटी टाइम होता है। तो पीरियड्स आने के बाद आपने टाइम कैलकुलेट नहीं करना होता, बल्कि आपने ये कैलकुलेट करना होता है कि आपको आमतौर पे जितने दिन बाद पीरियड्स आते हैं उससे पहले 12 से 14 दिन जो है वो आपका फर्टाइल पीरियड है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक औरत को तकरीबन 40 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, यानी कि उसको पहली तारीख को पीरियड आए और उसके बाद अगली साइकिल में उसको 10 तारीख को पीरियड आते हैं, यानी कि उसकी साइकिल लंबी है और 40 डेज़ के बाद उसको पीरियड आते हैं। तो उनका जो है फर्टिलिटी टाइम यूजुअली महीने की 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक होगा, क्योंकि 12वें दिन से 14वां दिन और फिर आगे उनका डेट्स ऑफ पीरियड। तो हर औरत को चाहिए कि वो अपनी साइकिल का हिसाब रखे। इसी तरह वो लोग जिनकी साइकिल शॉर्ट है, यानी कि 28 डेज़ की है या 26 डेज़ की है, तो उनको भी उसी तरीके से 12 या 14 दिन पीछे आना है। तो 12 to 14 डेज़ वाला पीरियड जो है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल टाइम। इस वक्त मैं एक और बात बताऊंगी कि जो मेल स्पर्म्स हैं उनका जो लाइफ टाइम, मतलब उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है। वो तकरीबन 4 से 6 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, जबकि जो फीमेल का एग है उसकी लाइफ उतनी लंबी नहीं होती, वो तकरीबन 48 घंटे तक सही हालत में होता है। तो अगर सेक्स जो है 2 या 3 दिन पहले भी हुई हो ओव्यूलेशन से, तभी भी फर्टिलिटी का चांस है, फर्टिलाइजेशन का चांस है। और इसी तरह एग के रिलीज होने के बाद अगर विदिन 2 डेज़ भी सेक्स हुई हो तो भी फर्टिलिटी का या फर्टिलाइजेशन का चांस है। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका ओव्यूलेशन टाइम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन मुझसे ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ओव्यूलेशन का टाइम है। या बाज़ ख़वातीन मुझे आगे ये कहती हैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो पता चल जाता है कि जिस वक्त मुझे ओव्यूलेशन होती है और हम अगर उस वक्त सेक्स करें तो प्रेगनेंसी हो जाती है। बड़ी माइनर सी चीज़ें होती हैं, बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ें होती हैं, उनको आपने नोट करना होता है। जिसमें से एक चीज़ तो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब है आपकी बॉडी का बेसल टेम्परेचर। इसको मेजर करने के लिए आपको एक स्पेशल थर्मामीटर होता है, आप उसके ज़रिए अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पे जो साइकिल का पहला हाफ होता है, यानी कि ओव्यूलेशन तक, आमतौर पे वो ½ डिग्री कम होता है। और जब आपको ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद वो ½ डिग्री इंक्रीज़ हो जाता है। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन ½ डिग्री का ड्रॉप भी आ सकता है। सो पहले ½ डिग्री ड्रॉप होता है, फिर एकदम से ½ डिग्री राइज होता है और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम में ½ डिग्री रेस टेम्परेचर के साथ आपकी बॉडी रहती है। अब ये टेम्परेचर मेजर कैसे करना होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बात का नहीं पता कि इसको कैसे मेजर करना है। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोकर उठें तो इवन बैठने से पहले और इवन बात करने से पहले आप अपना टेम्परेचर मेजर करें। ठीक है,
ये नहीं है कि आप उठ के आपने बेड से गई, आप जाके थर्मामीटर उठा के लाएं, फिर नहीं, आप लेटे लेटे अपने बेड साइड पे रखा करें और लेटे लेटे आप अपना थर्मामीटर उठाएं और कोई भी बात करने से पहले अपना टेम्परेचर चेक करें। इस तरह आप अगर आप पूरे महीने अपना टेम्परेचर चेक करेंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन टाइम कौन सा है। उसके अलावा बॉडी के अंदर कुछ साइंस भी आते हैं जिससे पता चलता है। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आपको आप बिल्कुल रियलाइज़ कर पाएंगी कि आपको अपनी ओव्यूलेशन टाइम का पता चल रहा है। वो कैसे कि बाज़ लोगों को ओव्यूलेशन टाइम के दौरान हल्का सा क्रैम्प महसूस होता है, उनको महसूस होता है कि जैसे हल्का सा पेट में दर्द हुआ है। बाज़ लोगों को उस दौरान हल्की सी स्पॉटिंग भी आ सकती है और बाज़ लोगों को अपना जो बाहर का हिस्सा है यानी कि जिसको वल्वा कहते हैं और वजाइना कहते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हल्का सा स्वोलन है। तो वो भी एक साइन होता है ओव्यूलेशन का। बाज़ लोगों की सेक्स डिज़ायर जो है वो इस दौरान बढ़ जाती है, वो भी साइन होता है ओव्यूलेशन का। उसके अलावा कुछ लोग सर्वाइकल म्यूकस को चेक करते हैं ये देखने के लिए कि ओव्यूलेशन हुई है कि नहीं। अच्छा, उसके भी बहुत से तरीके हैं उसको चेक करने के लिए। आप अपनी सर्विक्स को हाथ लगा के उसके ऊपर आमतौर पे म्यूकस डिस्चार्ज हर वक्त होता है, लेकिन उस डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है और जब ओव्यूलेशन होती है तो आमतौर पे जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बहुत क्लियर हो जाती है और उसके ओव्यूलेशन के फ़ौरन बाद वो बहुत थिक और स्टिकी हो जाती है। अगर आप पहले हाफ ऑफ द साइकिल में देखें तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो सर्वाइकल म्यूकस है वो अगर आप उसको ऐसे करके दो उंगलियों के दरमियान ऐसे करें तो वो तार नहीं बना पाती बल्कि वो टूट जाती है। लेकिन जब ओव्यूलेशन हो जाती है और आप सर्वाइकल म्यूकस को अपनी दो उंगलियों के दरमियान ऐसे करके देखें तो वो एक बारीक सा तार बना पाएगी, तो उसका वो साइन होता है कि आपको ओव्यूलेशन हुई है।